आज का आपका जो विषय है वो है भारत की वन नीति। भारत में वन नीति से संबंधित हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पिछली क्लास का कुछ बचा हुआ था। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि संरक्षित वन किसको कहते हैं, खुला वन किसको कहते हैं। तो इनकी 16 वन तो अलग हो गया। तो इनकी एक परिभाषा होती है इनके घनत्व के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। तो एक एक लाइन 4 से 5 प्रकार के जो वन होते हैं, एक एक पंक्तियों में उनको नोट कर लीजिए, नोट डाल के नोट कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहले पूछा जाता है अत्यंत सघन वन हम किसको कहते हैं, या सघन वन किसको कहते हैं, संरक्षित वन किसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं, इसके बाद आज के टॉपिक पे हम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नोट करिएगा वनों का वर्गीकरण। हेडिंग डाल लीजिएगा वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण, ठीक है। और वनों के वर्गीकरण के अंतर सबसे पहले लिखिएगा अत्यंत सघन वन। पहला आप लिखेंगे अत्यंत सघन वन, ठीक है। अब अत्यंत सघन वन किसको कहते हैं, इसको आपको नोट करना है। तो नोट करिएगा इसके अंदर भूमि जिसमें वृक्षावरण का सघन घनत्व, वह भूमि जिसमें वृक्षावरण का सघन घनत्व 70% या उससे अधिक हो, ठीक है। भूमि जिसमें वृक्षावरण का सघन घनत्व 70% या उससे अधिक हो, तो उसको आप अत्यंत सघन वन कहेंगे, ठीक है। 70 या इससे अधिक हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया अत्यंत सघन वन। अब इसी में दूसरा आता है सामान्य सघन वन। सामान्य सघन वन, दूसरा नोट कर लीजिए सामान्य सघन वन। क्योंकि जब आप वन, जो आपकी रिपोर्ट आती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, यदि इसको आप देखेंगे तो इसी कैटेगरी में वो डिवाइड होती है। तो दूसरा है सामान्य सघन वन, वह भूमि जिसमें वृक्षावरण का सघन घनत्व 40 से 70% के बीच में हो। वह भूमि जिसमें वृक्षावरण का सघन घनत्व 40 से 70% के बीच में हो, उसको आप सामान्य सघन वन कहते हैं। उसको सामान्य सघन वन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है खुला वन या खुले वन, जो भी आप नोट करना चाहते हैं कि खुले वन किसे कहते हैं, किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनके बारे में नोट करना है। खुले वन की परिभाषा क्या होनी चाहिए। खुले वन ऐसे सभी क्षेत्र जिसमें वृक्ष आवरण का घनत्व, ऐसे सभी क्षेत्र जिसमें वृक्ष आवरण का घनत्व 10 से 40% के बीच में हो। ऐसे सभी क्षेत्र जिसमें वृक्ष आवरण का घनत्व 10 से 40% के मध्य हो, उसको आप कहेंगे खुले वन, ठीक है। 10 से 40, अभी यही तो चल रहा है क्रम ना। एक तो था 70 से ज़्यादा, फिर आ गया 40 से 70, फिर तीसरा आ गया 10 से 40, ठीक है। अब अगला नोट करेंगे झाड़ीदार वन। झाड़ीदार वन वह क्षेत्र जिसमें वृक्षोत्पत्ति कम, वह क्षेत्र जिसमें वृक्षोत्पत्ति कम और छोटे सूखे वृक्ष ज़्यादा हों, और छोटे सूखे वृक्ष ज़्यादा हों जिनका सघन घनत्व 10% से कम हो। जिनका सघन घनत्व 10% से कम हो, वो सभी क्षेत्र जो हैं वो झाड़ीदार वन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला लिखिएगा गैर वन।
गैर वन। गैर वन का मतलब जो भी आपने लिखा कि एक 10% से कम हो, 10 से 40% के बीच हो, 40 से 70, मतलब ऐसे क्षेत्र जो ऊपर आपने वर्गीकरण किया है उनमें शामिल ना हो। मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पे 10% से भी कम क्षेत्र पर आपके वन देखने को मिलते हैं उसको आप गैर वन के अंतर्गत नोट करते हैं। तो नोट कर लीजिए, वे सभी क्षेत्र जो ऊपर के वर्गों में शामिल नहीं हैं, वे सभी क्षेत्र जो ऊपर के वर्गों में शामिल नहीं हैं उनको आप गैर वन की संज्ञा में देते हैं, गैर वन में रखते हैं। ठीक है। अगला है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव बोलते हैं, मैंग्रोव, बिंदी लगे। क्या 10, मतलब इसका मतलब हो गया कि 1 से 2%, 10% से भी कम तो आपने लिखा है झाड़ीदार वाले में भी, कि झाड़ीदार में भी 10 से प्रतिशत कम होते हैं। तो झाड़ीदार में क्या होता है कि ज़्यादातर सूखे प्रकार के वृक्ष होते हैं, इनकी प्रधानता होती है, इस तरह से आपने नोट किया है। अब गैर वन में मतलब कहीं कहीं वृक्ष दिखाई देते हैं, कुछ दूरी पर वृक्ष दिखाई देते हैं, तो उसको आप गैर वन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। अगला आपका हो गया मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन नोट किया। ये वन खारे पानी को सहन करने में योग्य होते हैं। ये वन खारे पानी को सहन करने के योग्य होते हैं, जो मुख्यतः उष्ण व शीतोष्ण, जो मुख्यतः उष्ण व शीतोष्ण अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं। अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं, उनको आप कहते हैं मैंग्रोव वन। ठीक है। अगला दोनों जो है ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा, नोट करिएगा। अगला डालिए आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या होते हैं इसको नोट करना है। ये सर पाए कहाँ जाते हैं? क्या चीज़? ये मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन आपने देखा नहीं कि ज्वार जहाँ पे आप बोलते हैं नदियों जहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, जैसे कच्छ का रण हो गया, फिर आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, पश्चिम बंगाल में आपको बताया गया है, जब मैप बताया गया वहाँ पे बताया गया है कि ज्वारीय वन आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव वन आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये तो आपको बता दिया गया है सर क्षेत्र के बारे में। ठीक है। आरक्षित वन नोट करिएगा क्या होते हैं। सभी क्षेत्र जो भारतीय वन अधिनियम, सभी क्षेत्र जो भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के प्रबंधन के अंतर्गत पूर्ण रूप से संरक्षित हैं, पूर्ण रूप से संरक्षित हैं, जहां पर बिना अनुमति के सभी प्रकार के क्रियाकलापों पर रोक होती है, जहां पर बिना अनुमति के सभी प्रकार के क्रियाकलापों पर रोक होती है, ये आपके होते हैं आरक्षित वन। ठीक है। तो ये आपका हो गया आरक्षित वन। अब अगला होता है एक संरक्षित वन। वे सभी क्षेत्र, संरक्षित वन में नोट करिएगा, वे सभी क्षेत्र जो भारतीय वन अधिनियम, वे सभी क्षेत्र जो भारतीय वन अधिनियम या राज्य वन अधिनियम के अंतर्गत कुछ सीमा तक
जब तक रोक ना हो, जब तक रोक ना हो सभी तरह के क्रियाकलापों की अनुमति होती है। सभी तरह के क्रियाकलापों की अनुमति होती है, उनको आप संरक्षित वन कहते हैं या संरक्षित वन की कैटेगरी में रखते हैं। तो आरक्षित में कभी भी नहीं होती, आप जा ही नहीं सकते बिना अनुमति के। संरक्षित में क्या हो गया कि जब तक आपको रोक ना हो तब तक आप वहाँ पे दैनिक क्रियाकलाप, जो भी लकड़ी बीनना, फल उत्पाद, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने का काम कर सकते हैं, पशु चराई का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आरक्षित में क्या है कि अनुमति लेना है तब जाना है। संरक्षित में क्या है कि जब आपको रोक लगाया जाए तब रुक जाइए, अन्यथा आप नॉर्मल दिनों में, सामान्य दिनों में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसी में एक होता है अवर्गीकृत वन, लास्ट है अवर्गीकृत वन। ऐसा वन क्षेत्र जो वन के रूप में अभिलिखित तो होता है, ऐसा वन क्षेत्र जो वन के रूप में अभिलिखित तो होता है, लेकिन वह आरक्षित और संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन वह आरक्षित और संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे वनों का स्वामित्व अलग अलग राज्यों में, ऐसे वनों का स्वामित्व अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं आज भारत की वन नीति। ठीक है, भारत की वन नीति तो आप पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं कोई भी नीति, पर्यावरण नीति पढ़ते हैं, फिर इसके बाद शिक्षा नीति पढ़ते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं भारत की वन नीति। तो नीति क्या होती है? जैसे पर्यावरण नीति हो गई, शिक्षा नीति हो गई, वन नीति हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नीति क्या होती है, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि ये क्या होती है, नीति क्या होती है। नीति क्या होती है? तो वन कहाँ से आ गए नीति में? केवल नीति में पूछ रहा हूँ, तो वन कहाँ से आ गए? विशेष तरह की योजना तैयार की जाए। हाँ, उद्देश्य क्या होता है? किसी की चीज का पालन करना या फिर उसका ऐसा विकास करना, सबका उद्देश्य विकास करना होता है। संरक्षण या विकास करना। और कोई? नीति एक प्रकार के विचार होते हैं, एक प्रकार से नीति या योजना, जैसे कोई भी योजना है तो निश्चित रूप से विचार होगा कुछ, उसमें उसका कुछ उद्देश्य होगा। तो नीति एक प्रकार के विचार होते हैं जिनकी एक निश्चित कार्य रेखा होती है और एक निश्चित समय के लिए वो चीज़ें लागू की जाती हैं। तो नीति क्या हो गई? एक प्रकार का विचार होता है जिनकी एक रूपरेखा, कार्य रेखा होती है और एक किसी समय विशेष के लिए वो लागू किए जाते हैं, इनका निश्चित समय अवश्य होता है। तो जैसे ही कोई भी नीति आप देख लीजिए तो निश्चित रूप से उसका कोई समय होता है और इनका उद्देश्य क्या होता है। जैसे शिक्षा नीति है तो शिक्षा में संबंधित जो बदलाव आ रहे हैं, बदलाव करना हो मौजूदा समय के अकॉर्डिंग, मौजूदा समय के अनुसार, तो उसके लिए होता है। वन नीति में यदि कोई चीज़ होती है, जैसे नई कोई वन नीति लाई जाती है तो इसका उद्देश्य होता है, क्योंकि वन नीति की बात हो रही है तो लगातार आप देख रहे हैं कि वनों का जो है, चाहे आप अभी देख रहे हैं उत्तराखंड में तबाही आई तो निश्चित रूप से वनों का ह्रास हुआ होगा, जिन क्षेत्रों से भी वो मलबा गया होगा। तो वन नीति का मतलब होता है कि जो भी क्षेत्र हैं, बहुत सारी ऐसी झाड़ियाँ होंगी जो विलुप्त होने के कगार पे होंगी, बहुत सारे ऐसे वृक्ष होंगे जो विलुप्त के कगार पे होंगे। तो वन नीति में क्या होता है कि इन सबका संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है, जिन पर यदि हम संरक्षण ना करें तो क्या होगा, दिन प्रतिदिन इनका ह्रास होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि लगातार जनसंख्या का दबाव जो है वन क्षेत्रों पर बढ़ रहा है, जिसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में जो वन नीति थी वो लागू कब की गई। तो भारत में जो सबसे पहली वन नीति थी
वो बनाई गई थी 1878 में, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी वर्ष 1878 में। अब 1878 में बनाई गई थी, जैसे आपने पढ़ा कि वन नीति का उद्देश्य हो गया कि वनों का संरक्षण, झाड़ियों का संरक्षण, घास भूमियों का संरक्षण। तो क्या जो 1878 में वन नीति बनाई गई थी, क्या इसका उद्देश्य किसी चीज का संरक्षण था? नहीं। यहां पे जो नीति बनाई गई थी, अंग्रेजों ने जो बनाया था, वो किस प्रकार से भारतीय वन संसाधनों का दोहन किया जाए, किस प्रकार से उनका शोषण किया जाए, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये नीति बनाई गई थी, जो 1878 में सबसे पहले हमारे यहाँ वन नीति बनी थी। इसके बाद दूसरा हमारे यहाँ फिर बनी वन नीति इन्हीं के द्वारा बनाई गई वर्ष 1894 में। अब जो वर्ष 1894 में वन नीति बनाई गई, आप जानते हैं कि इस समय में लगभग एक प्रकार से यदि हम देखें तो स्वतंत्रता के लिए यदि हम देखें तो लगातार भारतीय प्रयास कर रहे थे और बहुत सारे विद्रोह भी इस समय काल में हो चुके थे, जनता जो थी वो जागरूक हो चुकी थी। तो इस समय काल में क्या हुआ, जो वन नीति आई, इसमें इन्होंने क्या किया कि वनों के संवर्धन पर जोर दिया, वनों के संवर्धन से संबंधित कार्यक्रम इन्होंने वर्ष 1894 की जो वन नीति थी उन्होंने बनाए। तो पहले वन नीति में क्या था कि दोहन कैसे किया जाए, दूसरे से इन्होंने संरक्षण कैसे किया जाए, इसकी बात किया। और आप देखते होंगे कि इसके समय काल में, स्वतंत्रता से पूर्व जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले देखते थे कि भारत में बहुत सारे आप देखते थे कि राजा महाराजा हुआ करते थे। तो उस समय काल में समस्या क्या थी कि जो वन क्षेत्र होते थे वो इनके अधीन होते थे, मतलब ये जो राज्य थे इस समय छोटे छोटे जो राज्य थे इनके अधीन हुआ करते थे। और उस समय काल में जो ये राज्य थे, इनमें से ज्यादा राज्य जो थे वो कुछ स्वतंत्र थे, उनकी कुछ अपनी भूमिका थी। तो उस समय में क्या होता था कि इन पर हम जोर जबरदस्ती इस तरह की नीतियां लागू नहीं कर सकते थे। तो ये जो चरण था आपका, जो वन नीति बनाई गई, ये बहुत कारगर तो नहीं रही, बहुत सफल तो नहीं रही। हालांकि इससे क्या हुआ कि वनावरण, वृक्षावरण इस समय काल में कुछ बढ़ा। और आप देखते होंगे कि वर्ष 1927-28 तक लगातार ये जो प्रक्रिया थी छोटे छोटे राज्यों की, ये बनी रही, ये अस्तित्व में थे और इसके कारण बहुत ज्यादा बदलाव इस समय काल में देखने को नहीं मिला। इसके बाद आप देखते हैं कि बीच में, इन्हीं के बीच में आप देखते हैं वर्ष 1906 में किसकी स्थापना की गई थी? वर्ष 1906 में किसकी स्थापना की गई थी? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि जो झाड़ियां हैं, जो वन हैं, जो वृक्ष हैं कुछ, वो जो विलुप्त हो रहे हैं, तो उनके संरक्षण पर, उन पर किस प्रकार से शोध किया जाए, किस प्रकार से उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाए। तो इसी क्रम में वर्ष 1906 में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी की गई। अब यदि हम देखें कि स्वतंत्रता के बाद जो नीति आई वो कब आई, तो स्वतंत्रता के बाद जो वन नीति बनी वो 1952 में बनी। ठीक है, 1952 में भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत की पहली वन नीति लाई गई। अब जो वन नीति लाई गई, इसका उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले जो वन नीति लाई गई, इसमें जो वन क्षेत्र थे उनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला था संरक्षित वन, पहला इसमें था आपका संरक्षित वन, ठीक है। दूसरा इसमें था ग्रामीण वन, तीसरा इसमें था राष्ट्रीय वन, और फोर्थ एक था जिसको बोलते हैं ट्री लैंड, या आप बोल सकते हैं कि वन भूमि। वन भूमि तो नहीं बोल सकते, ट्री लैंड की जो भी हिंदी क्या हो जाएगी, ट्री लैंड, वृक्ष भूमि आप बोल सकते हैं, वृक्षावरण बोल सकते हैं। तो एक ये थे वृक्ष भूमि, जहाँ पे जैसे आपने देखा है कि गैर वर्गीकृत जो वन आज आप देखते हैं कि कुछ क्षेत्र विशेष में होते हैं, तो 4 भागों में इन्होंने बांट दिया। उस समय काल में वनों को 4 भागों में इन्होंने बांट दिया वर्ष 1952 में। अब इनका उद्देश्य क्या था? क्योंकि शिक्षा नीति लाई गई है, भले ही वनों को 4 भागों में बांटा है, लेकिन कोई भी नीति यदि आती है, वन नीति आती है, तो निश्चित रूप से उसका कुछ उद्देश्य होगा। तो इस समय यदि हम देखें कि इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य था कि सर्वप्रथम देश के कम से कम 1/3, 1/3 देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर हमें वनावरण रखना है, ये इस नीति का उद्देश्य था। और इन्होंने भी इसमें कुछ वर्गीकरण किया, जैसे कम से कम जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके कुल क्षेत्रफल के 60% जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पे वनावरण रखना है। जो हमारे पठारी क्षेत्र हैं उनके कुल क्षेत्र के 40% भाग पर हमें वन रखना है, और जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं उनके 20
33% भाग पर हमें वन रखना है, ये इस वन नीति का उद्देश्य था, इस वन नीति में निर्धारण किया गया। और यही सारी चीजें आज भी हैं कि जो लक्ष्य है कि भारत के लगभग 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए, तो यही सारी चीजें आज भी चल रही हैं। अब इनका दूसरा उद्देश्य क्या था? एक उद्देश्य तो ये था, दूसरा इनका उद्देश्य क्या था? दूसरा इनका उद्देश्य था झूमिंग कृषि को नियंत्रित करना, क्योंकि इस समय काल में स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता के बाद से यदि हम देखें तो हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ विशेषकर जो आपके हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, इसके साथ साथ जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र था, यहाँ पे जो झूमिंग कृषि थी ये बहुतायत मात्रा में की जाती थी और इससे बहुत बड़े क्षेत्रफल पर लगातार वनों का ह्रास हो रहा था। तो इसमें जो है झूमिंग कृषि पर नियंत्रण करने की बात की गई। तो इनका दूसरा उद्देश्य था झूमिंग पर नियंत्रण। ठीक है, झूमिंग कृषि पर नियंत्रण। यदि आज देखें कि क्या हम सफल हो पाए हैं झूमिंग कृषि पर पूर्णतः नियंत्रण कर पाए हैं? नहीं कर पाए हैं। आज भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में झूमिंग कृषि लगातार हो रही है। ठीक है, अब तीसरा इसका उद्देश्य क्या था इस वन नीति का जो स्वतंत्रता के बाद बनी, कि इस समय काल में कुछ ऐसे वृक्ष थे, कुछ ऐसी झाड़ियां थी जो विलुप्त हो रही थी, जो लगातार विलुप्त हो रही थी। तो ऐसी वृक्ष और झाड़ियों का संरक्षण करना भी इस वन नीति का उद्देश्य था। ठीक है, ऐसी विलुप्त वृक्ष और झाड़ियों का संरक्षण करना भी इस वन नीति का उद्देश्य था। इसके बाद में यदि हम देखें तो इसमें क्या हुआ कि वर्ष 1976 में एक इसमें बदलाव आया। ये नीति 1976 तक इसी तरह चलती रही, लेकिन वर्ष 1976 में एक इसमें बदलाव आया। बदलाव क्या आया कि इसमें सामाजिक वानिकी को भी जोड़ा गया। इस नीति में सामाजिक वानिकी को भी जोड़ा गया। ठीक है, अब सामाजिक वानिकी को जोड़ा गया, तो सामाजिक वानिकी को किस प्रकार बढ़ाया गया, आगे किन चरणों में इसको जोड़ा गया, यह भी हमें समझने की जरूरत है। तो सामाजिक वानिकी में सबसे पहले इसमें जोड़ा गया कृषि वानिकी। कृषि वानिकी, ठीक है, कृषि वानिकी के बाद फिर इसमें आया सामाजिक वानिकी। फिर इसमें तीसरा आया सार्वजनिक सामाजिक वानिकी। सार्वजनिक सामाजिक वानिकी। अब इसमें क्या था, जो 1976 में मोड़ आया कृषि वानिकी, मतलब जो हमारे कृषक थे, जो हमारा कृषक वर्ग था, उसको प्रोत्साहित किया गया कि जो आपकी कृषि भूमि है उसके मेड़ों पर जो आप मेड़बंदी करते हैं उन क्षेत्रों में आप वृक्ष लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। तो ये था आपका कृषि वानिकी। ठीक है, दूसरा था सामाजिक वानिकी। इसमें क्या किया गया है, जैसे ग्राम समाज की जो भूमि है, तो बोला गया कि सभी लोग जो ग्रामवासी हैं वो ग्राम समाज की भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा जो वृक्षावरण है, वनावरण को बढ़ाएं, और इसका स्वामित्व किसके पास होगा? इसका स्वामित्व उस ग्राम समाज के जो लोग हैं उनके पास होगा। तो ये सामाजिक वानिकी की गई। तीसरा था सार्वजनिक सामाजिक वानिकी। इसमें क्या हुआ, इसमें जो वृक्षावरण था ये वन विभाग द्वारा लगाए गए और इसका जो स्वामित्व होता था वो वन विभाग के पास था। इसमें क्या था कि जैसे हमारे सड़क हैं तो सड़क के किनारे आप वृक्ष लगवाए गए, इसके माध्यम से जो रेल की पटरियां हैं उस समय में जो थी, तो रेल की पटरियों के चारों तरफ वृक्ष लगाए गए। जो नहरें हमारे यहाँ होती थी तो नहरों के किनारे पर वृक्ष लगाए गए। जो नदियां थी नदी बेसिन में वृक्ष लगाए गए। तो ये सारी चीजें सार्वजनिक सामाजिक वानिकी के अंतर्गत की गई और इससे बदलाव भी देखने को मिला कि आने वाले वर्षों में जब देखा गया तो इससे देखा गया कि वृक्षावरण और जो वनावरण है वो बढ़ा है। और इसका एक प्रकार से देखें तो सामाजिक वानिकी का फायदा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिला, क्योंकि इससे क्या हुआ कि जो स्थानीय जनसंख्या है, जो स्थानीय लोग हैं, जब वो इन्वॉल्व होते हैं तो निश्चित रूप से आप देखते हैं कि जब खुद से कोई वृक्ष लगाता है तो उसको संरक्षित भी करता है और उसकी एक प्रकार से देखें तो जो भी आवश्यकता होती है, उसकी जल की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता, खाद की, वो सारी पूरी करता है। तो इसमें जब आम जनमानस को जोड़ा गया तो इससे जो है लगातार वृक्षावरण जो हमारा बढ़ा। अब 1976 तक हमने देख लिया। 1976 के बाद क्या हुआ कि 1988 वर्ष 1988 में इसमें पुनः बदलाव किया गया। और वर्ष 1988 में जो बदलाव किया गया इसमें क्या था कि अभी तक जो हम वन लगाते थे, जो वृक्ष लगाते थे, उसका उद्देश्य था कि सिर्फ हमें वृक्षावरण को बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन वर्ष 1988 में बड़ा बदलाव आया। अब यहां पे क्या कर दिया गया कि इसको पारिस्थितिकी स्थिरता से जोड़ दिया गया। कि इस समय काल में क्या हुआ कि लगातार आप देख रहे होंगे कि
जो भी आपके स्थल मंडल थे, जल मंडल थे, वायुमंडल थे, लगातार औद्योगिक क्रियाएं भी, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना भी इस समय काल में हो रही थी। तो इससे क्या हो रहा था कि एक तो प्रदूषण बढ़ रहा था, दूसरा क्या हो रहा था कि वनों का, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी तो जनसंख्या का दबाव भी बढ़ रहा था, तो इससे जो वन्य जीव थे, जो विशेष प्रकार की वनस्पतियां थी, उनका दोहन प्रारंभ हो गया था। तो पारिस्थितिकी स्थिरता के लिए इसमें प्रयास किया गया और वर्ष 1988 की जो वन नीति थी, इसमें पारिस्थितिकी स्थिरता पर विशेष जोर दिया गया। अब इसमें उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो भी आपके जैविक क्षेत्र हैं, जो भी आपके क्षेत्र हैं, उसमें इस तरह से हम कार्य करें कि उसका फायदा, उसका जो एक प्रकार से यदि हम देखें, उसका जो उद्देश्य था बदल गया। अब यहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों पर ध्यान केंद्रित करके इसमें कार्य को आगे बढ़ाया गया। ये जो पूर्व में चल रहे थे, जो आपने ये पढ़ा था, कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, सार्वजनिक वानिकी, ये पूर्व की भांति होते रहते, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन इसका उद्देश्य जो था वो बढ़ाकर अब बदल दिया गया था। अब इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी स्थिरता की तरफ मोड़ दिया गया था। तो ये चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। अब इसमें क्या क्या हुआ? जब पारिस्थितिकी स्थिरता की तरफ गया तो इस समय काल में समस्या क्या हो रही थी? लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी। जनसंख्या दबाव के कारण क्या हो रहा था? वनों का ह्रास हो रहा था। जब वनों का ह्रास हो रहा था तो आप देखेंगे कि मृदा अपरदन की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या देखने को मिला? मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन पर भी रोकथाम करनी है, ये इसका उद्देश्य हो गया। वृक्षावरण, ये सारी चीजें पूर्व की भांति चल रही थी, लेकिन अब इसमें कि किस प्रकार से हम मृदा अपरदन को रोकें, इस पर भी कार्य किया जाने लगा। दूसरा, इसमें क्या समस्या थी कि बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां थी, बहुत सारी ऐसी झाड़ियां थी जो विलुप्त हो रही थी, जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसी झाड़ियों को, ऐसी वनस्पतियों को भी ध्यान केंद्रित किया गया कि किस प्रकार से इनका संरक्षण किया जाए। तो उद्देश्य जो था, कहने का मतलब है कि इस समय काल में जो उद्देश्य था, वर्ष 1988 आते आते जो उद्देश्य था वो उद्देश्य आपका बदल गया था। ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ इसमें आप देखेंगे कि कुछ बदलाव और देखने को मिले। जैसे इस समय काल में जो राजस्थान के बालुका स्तूप थे, इनका स्थानांतरण लगातार हो रहा था। तो इसी समय काल में ये सोचा गया कि किस प्रकार से ये जो बालुका स्तूप हैं, इनको रोका जाए, क्योंकि इनका प्रसार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक हो रहा था। तो किस प्रकार से इनको रोका जाए? तो वृक्ष लगाकर, वृक्ष की जो आपकी कतार पढ़ा है आपने, वो लगाकर इनको रोकने का प्रयास किया गया। इसके बाद वृक्षों से, जंगलों से जो हम फल प्राप्त करते थे, जो वन्य उत्पाद प्राप्त करते थे, उन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि उस पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए और ऐसे वृक्ष लगाए जाए, वनों का आवरण इस तरह से बढ़ाया जाए कि स्थानीय जनमानस को भी कुछ लाभ हो सके। तो ये सारे बदलाव आपको देखने को मिलते हैं वर्ष 1988 की। इसके बाद पुनः जो वन नीति में बदलाव आया, अगला जो बदलाव देखने को मिलता है उसमें क्या कर दिया गया, क्योंकि अब लगातार वर्ष 2000 के बाद से यदि हम देखें तो 2018 में ये बदलाव किया गया और इस तरह इस पे अब फोकस क्या हो गया कि जो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड लगातार वायुमंडल में बढ़ रही है, तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम कम करें, कैसे जो वैश्विक उष्मन हो रहा है उस पर हम रोक लगाएं, वैश्विक तापन जो हो रहा है उस पर रोक लगाएं, लगातार समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है उस पर किस प्रकार से रोक लगाएं, उसको भी इसी वन नीति के अंतर्गत ही जोड़ दिया गया। तो मुख्य रूप से यदि हम देखें तो भारत में यदि हम देखते हैं तो 3 बार वन नीति लाई गई। पहली वन नीति जो अंग्रेजों ने लाई थी, जहां से वनों का संरक्षण, एक तो वनों का दोहन था उसको छोड़ दीजिए, वन संरक्षण को लेकर जो नीतियां लाई गई वो 3 बार, पहला 1994 में आई जब अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई, दूसरा 1952 में आई और तीसरा वर्ष 1988 में आई जो देख रहे हैं आप। तो 3 बार भारत में वन नीतियां लाई गई हैं। हालांकि विभिन्न समयों पर उन्हीं में बदलाव होते रहे हैं, उन्हीं के उद्देश्यों में बदलाव होते रहे हैं, वो आपकी अलग बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, अब इसको नोट करना है, वन नीति नोट कर लीजिए। इसके बाद एक पीडीएफ मैं आपको मैडम को दे दिया है, प्रिंट कर देंगी। तो वो पीडीएफ, क्योंकि आप ज़्यादातर जो आप सबके पास बुक होगी उसमें वन डाटा कब का दिया, 2017 का दिया होगा। अपडेटेड बुक है किसी के पास? फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट है वो 2017 की, क्योंकि अभी तक जो मैंने देखा संस्थान में भी जो बुक है उसमें 2017 तक का ही, 17 का ही दिया है ना। तो उसमें कुछ नहीं करना है। अभी मैं आपको, जैसे आप जाएंगे, खुद से भी जा सकते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। ठीक है, फॉरेस्ट, अभी इसमें होगा तो इसमें कनेक्ट कर दूंगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया।
इस वेबसाइट पे आप जाएंगे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको 2 डेटा देखने को मिलेंगे, ईयर वाइज डेटा दिए हुए हैं इनके। तो आपको 2019 पे क्लिक करना है, तो 2019 का जो डेटा है वो 2 भागों में निकल कर आएगा, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। पार्ट 2 में इन्होंने क्या कर दिया है, पार्ट 2 में इन्होंने कर दिया है राज्यवार डेटा दे दिया है कि प्रत्येक राज्य में एक एक राज्यों का नाम है, उसमें किस प्रकार से वन आवरण बढ़ा है, किस तरह से कमी आई है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में लगातार कमी आ रही है। जो वर्ष 2019 का आंकड़ा है 17 का भी देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं, त्रिपुरा है, त्रिपुरा के साथ साथ असम है, 2 राज्यों के यदि हम छोड़ दें तो इनके अलावा जो बाकी के राज्य हैं उनमें लगातार वृक्षावरण वन आवरण कम हुआ है, घटा है। ठीक है, तो पार्ट 2 में क्या कर दिया है कि राज्यवार डेटा दे दिया है। तो आपके पास कोई भी पुरानी बुक होगी, ठीक है, कोई भी पुरानी बुक होगी, कोई मतलब नहीं, उसमें क्या कर देना है कि जैसे ही किसी भी राज्य का आप डेटा देखते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का डेटा देखते हैं तो पार्ट 2 वाले में जाएंगे, मध्य प्रदेश का डेटा खोल लेंगे तो उसमें अपडेटेड दे दिया होगा कि कितने क्षेत्र पर वनावरण है, कितने पे वृक्षावरण है। वो चीजें अपनी बुक में उसी के साथ साथ नोट कर लीजिए। मान लीजिए आप में 2017 का दिया हुआ है तो यहीं पे एक छोटा सा स्पेस बना लीजिएगा, 2019 लिख के 17 के सामने 19 वाला डेटा लिख लीजिएगा, तो दोनों आपको पता चल जाएगा कितना अंतर हुआ है। नहीं तो मैं आपको जितने भी बदलाव हुए हैं वो मैं मैडम को दे दिया है PDF टाइप करने को, तो वो शाम तक दे देंगी, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें अभी मैं दिखा देता हूँ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, बहुत अच्छे से आप देखने को पा जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। जैसे इसमें बता दिया है ज्वारीय वन, परिभाषा विभिन्न क्षेत्रों की दे दी है। यदि आपको कहीं पे समझने में कुछ दिक्कत हो रही है तो आप परिभाषा भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं, क्योंकि ये तो PDF जो है लगभग 250-300 पेज की है, तो उतना देखने की जरूरत नहीं है। उसमें आप विषय सूची में जाएंगे, उसमें आपके काम का जो लगे वो ओपन करके वो चीज़ों को आप देख सकते हैं। अगर इसमें कनेक्ट होगा, देखता हूँ एक बार, कनेक्ट तो है, नहीं कनेक्ट है सर। कनेक्ट नहीं है, नहीं तो अभी तक आ जाता। नहीं कनेक्ट है सर। कनेक्टेड बता रहा, लेकिन नेटवर्क उसमें नेटवर्क इसमें आ नहीं रहा है सही से। दूसरा वाला देखते हैं, इसका पासवर्ड मांग रहा है, नहीं ओपन हो पाएगा सर, पासवर्ड जानकारी नहीं है मुझे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। भारत में वन नीति, भारत में वन नीति नोट करिएगा। अब नोट करिए, नीति वह विचार होते हैं, सबसे पहले नोट करिए, नीति वह विचार होते हैं, नीति वह विचार होते हैं जो एक निश्चित कार्यरेखा के सहारे, जो एक निश्चित कार्यरेखा के सहारे, जो एक निश्चित कार्यरेखा के सहारे संपादित किए जाते हैं, जो एक निश्चित कार्यरेखा के सहारे संपादित किए जाते हैं। इनका एक उद्देश्य व अवधि होती है, इनका एक उद्देश्य व अवधि होती है। स्वतंत्रता के पहले इनका एक उद्देश्य और अवधि होती है। स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के पहले एवं बाद में, स्वतंत्रता के पहले एवं बाद में भारत में विभिन्न क्षेत्रों के लिए नीतियां तैयार
की जाती रही हैं। स्वतंत्रता के पहले एवं बाद में विभिन्न क्षेत्रों के लिए नीतियां तैयार की जाती रही हैं, जैसे शिक्षा नीति, वन नीति, पर्यावरण नीति, जैसे शिक्षा नीति, वन नीति, पर्यावरण नीति। आगे नोट करिए अगली लाइन में, वन जैविक समुदाय झाड़ियों एवं घासों से युक्त होता है। वन जैविक समुदाय झाड़ियों एवं घासों से युक्त होता है। ठीक है, झाड़ियों एवं घासों से युक्त होता है, जो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का आधार होता है। जो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का आधार होता है। जो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का आधार होता है। ठीक है, अगली पंक्ति में नोट करिएगा, इन सभी संसाधनों के धारणीय विकास के लिए एक नीति की आवश्यकता होती है। इन सभी संसाधनों के धारणीय विकास के लिए एक नीति की आवश्यकता होती है। एक नीति की आवश्यकता होती है। यदि नीति नहीं होगी तो इनके दोहन से ये समाप्त हो जाएंगे। यदि नीति नहीं होगी तो इनके दोहन से ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगली पंक्ति में नोट करिएगा, पहली वन नीति अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1878 में लाई गई थी। पहली वन नीति अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1878 में लाई गई थी, लेकिन इसका उद्देश्य वनों के संवर्धन के स्थान पर वनों का शोषण था। वनों के संवर्धन के स्थान पर वनों का शोषण था। ठीक है, अगला, वर्ष 1894 में इन्होंने दूसरी वन नीति तैयार की। वर्ष 1894 में इन्होंने दूसरी वन नीति तैयार की, जिसमें वनों के विकास एवं संवर्धन पर विशेष बल दिया गया। वनों के विकास एवं संवर्धन पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, वनों के विकास एवं संवर्धन पर विशेष बल दिया गया। आगे नोट करिएगा, सर्वप्रथम वन अनुसंधान केंद्र
की स्थापना, सर्वप्रथम वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी। वर्ष 1906 में की गई थी, जिसका उद्देश्य वनों पर शोध करना था। जिसका उद्देश्य वनों पर शोध करना था। जिसका उद्देश्य वनों पर शोध करना था। ठीक है, आगे नोट करिएगा। स्वतंत्रता के बाद, अगली पंक्ति में, स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम वर्ष 1952 में, स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम वर्ष 1952 में, स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम वर्ष 1952 में भारतीय वन नीति को लागू किया गया। भारतीय वन नीति को लागू किया गया। उस समय भारतवर्ष में वनों को 4 भागों में बांटा गया। उस समय भारतवर्ष में वनों को 4 भागों में बांटा गया। पहला संरक्षित वन, दूसरा राष्ट्रीय वन, तीसरा ग्रामीण वन और चौथा वृक्ष भूमि। संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्रामीण वन, वृक्ष भूमि। राष्ट्रीय वन, ग्रामीण वन, वृक्ष भूमि। ठीक है, इस वन नीति के डाल लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा, वन नीति के उद्देश्य। वन नीति के उद्देश्य, हाँ, सबका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। ठीक है, इसमें नोट करिएगा। इस वन नीति के अंतर्गत समूचे भारत के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 भाग पर, कम से कम 1/3 भाग पर वन हों, यह सुनिश्चित किया गया। यह सुनिश्चित किया गया। यह सुनिश्चित किया गया। लेकिन उनको स्थलाकृत के आधार पर भी निर्धारित किया गया। लेकिन उनको स्थलाकृत के आधार पर भी निर्धारित किया गया। अब यहीं पर नोट कर लीजिएगा, पर्वतीय क्षेत्र में 60%, पठारी क्षेत्र में 40% और मैदानी क्षेत्र में 20%। तो स्थलाकृत के आधार पर भी निर्धारित किया गया, उसी में नोट कर लीजिएगा। पर्वतीय क्षेत्र में 60%, पठारी क्षेत्र में 40% और मैदानी क्षेत्र में 20%। क्या चीज़? पर्वतीय क्या बात हो रही? 100 मतलब पठारी क्षेत्र का जो है उसके 100 में से 40 क्षेत्र पर, मैदानी क्षेत्र के 100 में से 20 क्षेत्र पर। ठीक है, दूसरा इसी में उद्देश्य में दूसरा उद्देश्य क्या था उसको नोट करिएगा, 20%, और यही आज तक चल रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें नोट करिएगा, झूमिंग कृषि पर नियंत्रण। दूसरा उद्देश्य इसका था झूमिंग कृषि पर नियंत्रण। इसमें नोट करिए, पूर्वी भारत एवं उत्तर पूर्वी भारत पर, पूर्वी भारत एवं उत्तर पूर्वी भारत पर, विशेष रूप से केरल, उड़ीसा, विशेष रूप से केरल, उड़ीसा
और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में झूमिंग कृषि व्यापक पैमाने पर प्रचलन में थी। झूमिंग कृषि व्यापक पैमाने पर प्रचलन में थी, जिससे वनों का नुकसान हो रहा था। झूमिंग कृषि व्यापक पैमाने पर प्रचलन में थी, जिससे वनों का नुकसान हो रहा था। थोड़ा स्पीड तेज कर दीजिएगा। जिससे वनों का नुकसान हो रहा था, वन जल रहे थे, मृदा की उर्वरता समाप्त हो रही थी। वन जल रहे थे, मृदा की उर्वरता समाप्त हो रही थी, मृदा अपरदन बढ़ रहा था। इससे पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का बड़े पैमाने पर तेजी से ह्रास हो रहा था। बड़े पैमाने पर तेजी से ह्रास हो रहा था। बड़े पैमाने पर तेजी से ह्रास हो रहा था। इसलिए झूमिंग पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई। इसलिए झूमिंग पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई। इसी में तीसरा उद्देश्य नोट करिएगा। तीसरा पॉइंट, उद्देश्य में तीसरा पॉइंट, उद्देश्य में तीसरा पॉइंट नोट करिएगा। वृक्षों, झाड़ियों एवं घासों की विभिन्न प्रजातियां जो समाप्त हो रही थी। वृक्षों, झाड़ियों एवं घासों की विभिन्न प्रजातियां जो समाप्त हो रही थी, उनके संरक्षण पर विशेष बल दिया गया। उनके संरक्षण पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, उनके संरक्षण पर विशेष बल दिया गया। एक लाइन छोड़कर अगली पंक्ति में लिखिएगा, विशेष बल दिया गया। अगली लाइन में लिखिएगा, वर्ष 1976 में सामाजिक वानिकी को भी, वर्ष 1976 में सामाजिक वानिकी को भी अमल में लाया गया। वर्ष 1976 में सामाजिक वानिकी को भी अमल में लाया गया, जो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया और वन नीति का अंग बना। क्रियान्वित किया गया और वन नीति का अंग बना और वन नीति का अंग बना। इसके 3 संगठक तैयार किए गए। इसके 3 संगठक तैयार किए गए। इसके 3 संगठक तैयार किए गए, जिनमें पहला है इसमें कृषि वानिकी, दूसरा है सामाजिक वानिकी, तीसरा है सार्वजनिक सामाजिक वानिकी। ठीक है, अब तीनों के बारे में एक एक लाइन आप स्वतः से लिख लीजिएगा। ठीक है, बता दिया है। कृषि वानिकी मतलब खेतों के मेड़ों पर किसानों को बोला गया वृक्ष लगाएं। सामाजिक वानिकी मतलब ग्राम समाज के लोगों को इकट्ठा करके बोला गया कि आप लगाएं और इसका स्वामित्व ग्राम समाज के लोगों के पास हो गया। तीसरा था जो वन विभाग ने स्वयं लगवाया, जो सार्वजनिक क्षेत्रों पर लगवाया, जैसे सड़कों के किनारे लगवाया, रेलवे पटरियों के किनारे लगवाया, नहरों के किनारे लगवाया, वो हो गया सार्वजनिक सामाजिक वानिकी। ठीक है, तो तीनों के बारे में एक एक पंक्ति खुद से नोट कर लीजिएगा। आगे नोट करिएगा। अब जितने में आप लिख सकते हैं इसके बारे में उतनी पंक्तियां छोड़ दीजिएगा, आगे इसके नोट करिएगा।
अब हम बात कर रहे हैं वर्ष 1988 की नई नीति के बारे में, ठीक है। अब नोट करिएगा, इसके बाद वर्ष 1988 में, इसके बाद वर्ष 1988 में नई नीति वन विभाग द्वारा तैयार की गई। इसके बाद वर्ष 1988 में नई नीति वन विभाग द्वारा तैयार की गई, जो एक विभाजक का काम करता है, जो एक विभाजक का काम करता है। इसमें वृक्षारोपण का उद्देश्य बदल गया, इसमें वृक्षारोपण का उद्देश्य बदल गया, इसमें वृक्षारोपण का जो उद्देश्य था वो बदल गया, ठीक है। चलिए अब इसमें नोट करिएगा, उद्देश्य बदल गया, तब इसके उद्देश्य क्या थे वो नोट करना है। तो उद्देश्य हेडिंग डाल लीजिएगा और उद्देश्य के अंतर्गत नोट करिएगा, ठीक है। अब जो 1988 में नई वन नीति आई उसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि उद्देश्य बदल गया तो उसको नोट करना है। पहला डालिएगा पारिस्थितिकी स्थिरता, पहला उद्देश्य अब इसका था पारिस्थितिकी स्थिरता। ठीक है, इसमें नोट करिएगा, इस समय वनों का उद्देश्य, इस समय वनों का उद्देश्य पर्यावरण के सभी संघटकों को, पर्यावरण के सभी संघटकों को, संघटकों का मतलब हो गया आपके स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, तीनों की बात हो रही है। वनों का उद्देश्य पर्यावरण के सभी संघटकों को मजबूत करना, सभी संघटकों को मजबूत करना, वन्य एवं वन्य जंतुओं को, वन्य एवं वन्य जंतुओं की खाद्य श्रृंखला को मजबूत करना, वन्य एवं वन्य जंतुओं की खाद्य श्रृंखला को मजबूत करना था, मजबूत करना था। तो ये जो पारिस्थितिकी स्थिरता का मतलब कि जो भी इनके जैविक घटक हैं, जो भी वानस्पतिक घटक हैं, सभी का इस प्रकार से संवर्धन किया जाए कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, तीनों को जो है एक प्रकार से लेकर चला जाए, तीनों को संरक्षित किया जाए। ठीक है, दूसरा इसमें था मृदा के अपरदन पर नियंत्रण। दूसरा उद्देश्य था मृदा अपरदन पर नियंत्रण, मृदा अपरदन पर नियंत्रण। इस पे लिखिएगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, वन युक्त देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, वन युक्त देश है, जहां पर मिट्टी सबसे बहुमूल्य संसाधन है, जहां पर मिट्टी सबसे बहुमूल्य संसाधन है। भारतवर्ष में मिट्टी का अपरदन व अपक्षय तीव्र गति से हो रहा है, भारत में मिट्टी का अपक्षय एवं अपरदन तीव्र गति से हो रहा है। इसलिए वनों एवं वृक्षों को लगाने का उद्देश्य, इसीलिए वनों एवं वृक्षों का लगाने का उद्देश्य मृदा अपरदन को भी रोकना है, मृदा अपरदन को भी रोकना है। एवं वृक्षों को लगाने का उद्देश्य मृदा अपरदन को भी रोकना है। ठीक है, मृदा अपरदन को भी रोकना है, दूसरा हो गया। अब तीसरा इसमें हेडिंग डालिएगा, इसको स्वयं से लिखना है, वनस्पतियों एवं झाड़ियों का संरक्षण। तीसरा पॉइंट, जो तीसरा उद्देश्य था वो था वनस्पतियों एवं झाड़ियों का संरक्षण।
अब इसमें सुन लीजिए, इसमें था कि कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं, कुछ ऐसी झाड़ियां हैं जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है और वो विलुप्ति के कगार पे हैं, तो उनको किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, वो इसका उद्देश्य था। तो इसमें क्या था, वनस्पतियों एवं झाड़ियों का संरक्षण। तो कुछ ऐसी दुर्लभ वनस्पतियां हैं, दुर्लभ झाड़ियां हैं जो लगातार विलुप्त होती जा रही हैं, तो उनके संरक्षण को भी इसमें जोड़ दिया गया। अगला था सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी अगला पॉइंट, 2 लाइन इसमें छोड़ दीजिए, 2 पंक्तियां, अगला लिख लीजिए सामाजिक वानिकी। और सामाजिक वानिकी में भी आपने देखा था ना कि सामाजिक वानिकी के अंतर्गत क्या क्या आता है, कृषि वानिकी, सार्वजनिक वानिकी और सार्वजनिक सामाजिक वानिकी। ठीक है, तो तीनों आते हैं, तो तीनों पॉइंट यहां भी लिखने हैं, जो पूर्व में आपने लिखा है ना वही सारी चीजें सामाजिक वानिकी में क्या क्या आता है, मतलब सामाजिक वानिकी में भी इस पर जोर दिया गया। अगला पॉइंट इसमें डालिएगा, 2 पंक्ति 3 पंक्ति छोड़ दीजिए जितने में आप लिख सकते हैं सामाजिक वानिकी के बारे में। अगला था वन्य उत्पाद पर बल, मतलब जो वनों से हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं उन पर भी फोकस किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से नीतियाँ बनाई जाए कि वन्य उत्पादों का भी हम संग्रहण कर सकें। ठीक है, तो वन्य उत्पादों पर बल। ठीक है, इसमें नोट कर लीजिएगा, 2 पंक्ति फिर छोड़ दीजिए, अगले में लिखिए बालुका स्तूपों के स्थानांतरण पर नियंत्रण। 2 पंक्ति छोड़कर अगला लिखिएगा बालुका स्तूपों के स्थानांतरण पर नियंत्रण। ठीक है, बालुका स्तूपों के स्थानांतरण पर नियंत्रण। और बालुका स्तूप की बात करें, इसमें क्या लिखेंगे कि दिन प्रतिदिन जो थे बालुका स्तूपों का स्थानांतरण पंजाब के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्रों में हो रहा था। तो इनको नियंत्रित करने के लिए वृक्षावरण को बढ़ाने पर, इन क्षेत्रों में एक कतार लगाने पर, वृक्षों की एक कतार लगाने पर फोकस किया गया, जिससे यहाँ पर आप जो बालुका स्तूपों का स्थानांतरण हो रहा था उसको रोका जा सके। यहाँ पे आप जानते हैं टपक सिंचाई पद्धति के माध्यम से सिंचाई पद्धति की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया, जिससे कि कम से कम मृदा का अपरदन हो और बालुका स्तूपों को रोका जा सके। तो इसमें सिंचाई के लिए टपक सिंचाई पद्धति की चर्चा आप अवश्य कर दीजिएगा जब इसको रोकिएगा। वृक्षावरण तो बढ़ाना ही है, साथ ही सिंचाई पद्धति जिसको आप बोलते हैं स्प्रिंग, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एक तो है टपक सिंचाई, टपक सिंचाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्रिंकल ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो जो भी है टपक सिंचाई, आप हिंदी माध्यम के हैं तो टपक सिंचाई याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से इस पे बल दिया गया। ठीक, तो ये 4 पॉइंट थे जो आपके 1988 की आपकी वन नीति है, ये क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद लिखिएगा वर्ष 2018 का नया मसौदा, अगली हेडिंग पड़ेगी। ये कंप्लीट हो गया वर्ष 1988 की शिक्षा नीति, वन नीति। अब आगे आप नोट करेंगे वर्ष 2018 में क्या बदलाव इसमें किए गए। तो वर्ष 2018 का नया मसौदा, ठीक है, इसमें अब नोट करिएगा वर्ष 2018 में वन्य नीति का नया मसौदा तय किया गया। वर्ष 2018 में वन्य नीति का नया मसौदा तय किया गया, जिसके मुख्य रूप से 2 उद्देश्य रखे गए, पहला जलवायु नियंत्रण, दूसरा राष्ट्रीय सामुदायिक वन प्रबंधन नीति, राष्ट्रीय सामुदायिक वन्य प्रबंधन नीति, सामुदायिक वन्य प्रबंधन नीति। तो 2018 में इसमें फोकस किया गया। जैसे जलवायु नियंत्रण, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है वातावरण में, तो किस प्रकार से हम कार्बन सिंकिंग के माध्यम से हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, पार्थिव ऊष्मन को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है, इस पर फोकस किया गया। दूसरा आपने देखा कि राष्ट्रीय सामुदायिक वन्य प्रबंधन नीति, मतलब इसके माध्यम से सरकारें क्या करती थी कि स्थानीय लोगों को भी इसमें जोड़ती थी, वृक्षावरण के कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को भी जोड़ती थी, उनको मुफ्त में वृक्ष देने का प्रयास किया कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, स्थानीय लोग इन पे इन्वॉल्व हों, और यदि स्थानीय लोग इन्वॉल्व होंगे तो इसका
देख रेख जो है देखभाल अच्छे से हो सकेगा और जो वृक्ष होंगे वो अच्छे से उस क्षेत्र विशेष में पनप सकेंगे, बढ़ सकेंगे और निश्चित रूप से इस पे जो कार्बन सिंकिंग है उसको हम बढ़ाकर कार्बन के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। तो अभी तक के जो शिक्षा नीति थी, वन नीति जो थी, वन नीति में क्या क्या चरण थे वो सारा नोट कर लीजिए। अब आपको वन नीति में क्या पढ़ना है कि जो आपका नया 2019 का वन नीति तो यही चल रही है, वर्ष 2019 में जो सर्वे आया है, वन सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है वर्ष 2019 की, उसी को इसी में जोड़ लेना है। तो आपकी जो वन नीति है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी में आपको पीडीएफ शाम तक मिल जाएगी, पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। तो पीडीएफ से आप इसमें डेटा नोट करना है कि किन क्षेत्रों में वन ज्यादा है, किन राज्यों में वन का क्षेत्रफल ज्यादा है, किन राज्यों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के ज्यादा से ज्यादा भाग पर वन है। तो इनका जो क्रम है ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में दे दी जाएंगी, तो उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और ये भी आपको देखना है, उस पीडीएफ में दिया गया है कि किस प्रकार से पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में वनों का जो आवरण है वो लगातार घटा है और कितना घटा है, और यदि कुल भारत के जब हम कुल वृक्षावरण की बात करते हैं तो वो लगभग बढ़ा है, 1 से 1.5% बढ़ोतरी हुई है। तो वो किस प्रकार से बढ़ा है, किन क्षेत्रों में बढ़ा है, वो सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। तो वहां से आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी हाँ। ड्रॉपलेट स्प्रिंकलर, जी हाँ, इसी को मैं बोल रहा था, टपक सिंचाई, ड्रिप, हाँ तो ड्रिप इरिगेशन तो बोलते ही है, ठीक है। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब जिनके पास प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है, पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र मैंने बोला था कि आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पिछले वर्षों का जो प्रश्न पत्र है वो आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो अभी खरीद लीजिएगा, आप दीजिएगा एक बार। उसमें एक प्रश्न दिया हुआ है, वर्ष 2016 में आया है, वर्ष 2016 में एक प्रश्न पूछा गया, बाकी आप कर ले जाएंगे, बहुत ही आसान से प्रश्न हैं। ये बुक आती है, ये सब खरीद लीजिए, सबके पास होना चाहिए। साइंटिफिक रीडर पब्लिकेशन की है, सबके पास होना चाहिए। इसमें सभी विषयों के प्रश्न दिए हुए हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, और यहाँ से जो भी आप विषय पढ़ें, जो भी आप टॉपिक पढ़ें, उससे जुड़े हुए प्रश्नों को अवश्य देखें। यदि प्रश्न नहीं निकल रहे हैं तो पढ़ने से फिर कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलता उसका, ठीक है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो प्रश्न निकलने चाहिए। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं वन एवं मरुभूमि, तो वन और मरुभूमि से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं ये इसके पेज संख्या 45 पर दिए हुए हैं, उनको आपको देखना चाहिए कि ये प्रश्न आपसे निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। यदि निकल रहे हैं तो मतलब आपकी तैयारी सही दिशा में है, नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब दिक्कत है। अब इसमें जो सबसे अंतिम प्रश्न पूछा गया है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, वर्ष 2016 में पूछा गया है। प्रश्न है, भारत के सूखा पर्वण एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में लघु जल संभर विकास परियोजनाएं किस प्रकार जल संरक्षण में सहायक हैं। अब इसमें एक ही टॉपिक यदि आपको पता हो कि लघु जल संभर विकास परियोजनाएं क्या होती हैं तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब लघु जल संभर विकास परियोजनाएं क्या होती हैं नहीं पता है तो आप इस प्रश्न को नहीं हल कर सकते हैं। तो आज का जो अभ्यास प्रश्न है, ठीक है, वो यही है कि भारत के सूखा पर्वण एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में जल संभर विकास परियोजनाएं किस प्रकार जल संरक्षण में सहायक हैं। तो प्रश्न नोट कर लीजिएगा, आज का अभ्यास प्रश्न है, कल इसी प्रश्न की पहले चर्चा हो जाएगी, फिर आपका जो अगला टॉपिक होगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो ये वन वाला जो है पूरा आपका कंप्लीट हो जा रहा है। अब आपका जो बचा था चक्रवात से संबंधित प्रति चक्रवात दशाएं, वो सारी चीजें जो आपकी बची थी वो आपकी कल की कक्षा से प्रारंभ होगी और 3 से 4 कक्षाओं में वो भी टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपके जो बच रहे हैं वो विभिन्न संसाधनों से संबंधित प्रश्न बच रहे हैं, ठीक है। तो वो संसाधन वाले जो टॉपिक हैं, जैसे वन संसाधन तो आपने पढ़ लिया, वन संसाधन के साथ साथ कृषि से संबंधित फसलों के बारे में आपको पढ़ना है, ऊर्जा संसाधन के बाद पढ़ना है। तो इस तरह की जो टॉपिक हैं वो आपके हो जाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न नोट करिए। और इसके अलावा जैसे इसमें पूछा गया मैंग्रोव क्या है, तो मैंग्रोव वन के बारे में आप जानते हैं। पूछा गया हम लोगों के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, तो किस प्रकार उपयोगी हैं आपको बताना चाहिए। 16 वन के बारे में आया है इसमें, और इसमें 2006 में एक प्रश्न पूछा गया है न्यू मूरे द्वीप, उस समय चर्चा में था न्यू मूरे द्वीप, तो इस समय पूछा गया था। अब न्यू मूरे द्वीप कहां पर है ये आपको अवस्थिति पता होना चाहिए, किस क्षेत्र विशेष में है जानकारी होना चाहिए, किसका अधिकार है इस क्षेत्र विशेष पर वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कम से कम जब पिछले वर्ष के प्रश्न आप देखेंगे तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि ज्यादा पहले का नहीं देखना है, क्योंकि पहले बहुत सिंपल से प्रश्न होते थे, भारत में विशाल ज्वारीय वन क्या हैं या किस राज्य में स्थित हैं, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो।
तो इस प्रश्न को नोट करिए जो आज का अभ्यास प्रश्न है। भारत के सूखा प्रवण, अभ्यास प्रश्न नोट करिए, सबको लिख कर लाना है। अभी मैं नोटिफिकेशन भी भेज दूंगा, वहीं पर सबको अपने उत्तर को शेयर करना है। जो आपका आज़ाद MPPSC का चैनल है, सॉरी जो आपका ऐप है आज़ाद MPPSC का, उसको आपने डाउनलोड किया है तो वहीं पर आपको ये प्रश्न शेयर करने हैं। मेरे द्वारा भी नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। तो नोट कर लीजिए प्रश्न, भारत के सूखा प्रवण एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में, भारत के सूखा प्रवण एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में लघु जल संभर विकास परियोजनाएं, लघु जल संभर विकास परियोजनाएं किस प्रकार जल संरक्षण में सहायक हैं? लघु जल संभर विकास परियोजनाएं किस प्रकार जल संरक्षण में सहायक हैं? ठीक है, इसका उत्तर सबको लिख के लेकर आना है। अब जो लघु जल संभर विकास परियोजनाएं हैं, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। इसमें क्या होता है कि जो वर्षा का जल होता है, इस प्रकार का जो जल होता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में आप देखते हैं वर्षा के दिनों में जल ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे बांध बनाकर उसमें हम छोटे छोटे बांध बना देते हैं। तो छोटे छोटे जो हम बांध बनाते हैं, तो उस जहाँ पे जल ज़्यादा हो जाता है उस क्षेत्र में छोटे छोटे बांध बनाकर हम इस जल को दूसरे क्षेत्रों में नहरों के माध्यम से भेजते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं लघु जल संभर परियोजनाओं के अंतर्गत। अब इसके द्वारा किस प्रकार से आपको लाभ होता है, किस प्रकार से उस स्थानीय क्षेत्र विशेष को लाभ होता है, ये आपको बताना है। तो ये आप लिख कर लेके आएंगे। नहीं आता है कोई बात नहीं, प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आता मत लिखिए, नहीं आता फिर भी प्रयास करिएगा। कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र विशेष में बांधों के माध्यम से, छोटी छोटी नहरों के माध्यम से जल जा रहा है, तो उस जल का क्या उपयोग है, कुछ नहीं पता है तो नहरों का उपयोग पता होगा कि नहरों का क्या उपयोग है, तो वही आप लिख देंगे, उतना ही सही है। ठीक है, लेकिन प्रयास जरूर करिएगा। चलें, तो और कोई प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा यहीं पे चर्चा को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं। और कल की कक्षा के बारे में बता दें कि कल की जो आपकी कक्षा है शायद आपकी प्रभावित रहे, इसलिए पहले बता दे रहा हूं, कक्षा होगी या नहीं होगी या सुबह 9 बजे तक आपको पता चलेगा, क्योंकि एक संस्थान का एक कार्यक्रम है सांसद के साथ संवाद, तो उसमें एक अपॉइंटमेंट मिला हुआ है। यदि कल की तिथि के लिए मिलता है, क्योंकि सुबह 9 बजे क्लियर होगा, यदि कल की तिथि के लिए मिलता है तो मेरी जो कक्षा है वो प्रभावित रहेगी। ठीक है, तो यदि 9 बजे तक आपको कोई मैसेज नहीं मिलता है तो कक्षा होगी, यदि मिल जाता है तो कक्षा प्रभावित होगी। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा, लेकिन आंसर लिख के लेकर आइएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।